नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म समस्या मुक्त भारत ई संगठन पर। आज हम आपसे चर्चा करेंगे भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास के हम आज पहली क्लास से चालू करेंगे कि भारत का इतिहास जो है, प्राचीन भारत के इतिहास में कि इतिहास के स्रोत क्या थे। तो आज हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। दोस्तों, इतिहास को जानने के लिए किसी भी चीज के इतिहास को जानने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है उस इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई, या उस इतिहास को हमारे जानने के लिए हमारे पास सोर्स यानी कि स्रोत क्या क्या है। तो हम प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के जो स्रोत है, कौन कौन से स्रोतों में। तो प्राचीन भारत के इतिहास के जो स्रोत है उनमें सबसे पहले है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। दूसरे नंबर पर आता है साहित्यिक स्रोत। और तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। तो दोस्तों, हमारे जो प्राचीन भारत के इतिहास को हम जब जानकारी के लिए, इतिहास की जानकारी के लिए हम जब स्रोत जानते हैं तो सबसे पहले है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम ज्ञात करते हैं, इसमें आता है अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, स्तंभ। और साहित्यिक स्रोत के बारे में हम जब चर्चा करते हैं तो साहित्यिक स्रोत के बारे में आता है हमारा कि प्राचीन भारत के जो साहित्यिक स्रोत है उन साहित्यिक स्रोतों में है ब्राह्मण साहित्य, और दूसरा है ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मणेतर साहित्य। और तीसरा है लौकिक साहित्य। कौन सा? लौकिक साहित्य। और विदेशी यात्रियों का विवरण, जो भारत में जो विदेशी आए, इसमें हम चर्चा करेंगे। जो भारत में विदेशी आए उन विदेशियों ने भारत के बारे में क्या कहा या फिर भारत के इतिहास के लिए क्या लिखा। तो उन विदेशी यात्रियों के जो विवरण भारत के इतिहास के लिए दिए, उनके स्रोतों का भी हम इसमें अध्ययन करते हैं। तो विदेशी यात्रियों में है, विवरण में है यूनानी, चीनी और अरबी विदेशी यात्री। तो अब हमने यहां पर जो है दोस्तों, हमने बता दिया यहां पर कि प्राचीन भारत के इतिहास के जो स्रोत है, वो प्राचीन भारत के इतिहास के जो स्रोत है उनमें सबसे पहले है पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत, पुरातात्विक मतलब जो लिखे हुए, या तो पत्थरों पर लिखे हुए या फिर कोई भी चीज जो पुरातात्विक विभाग जैसे होता है, उस पुरातात्विक के अंतर्गत अभिलेख, शिलाओं पर लिखे हुए सिक्के, सिक्के पर क्या आया, सिक्के से जो इतिहास की जानकारी होती है, स्मारक, भवन, स्तंभ, इसको हम पुरातात्विक लेखों के अंतर्गत लिखते हैं। साहित्यिक स्रोतों में ब्राह्मण साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हम जो है ब्राह्मणों के जो साहित्य है, जिसमें वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, महाकाव्य आदि का उल्लेख करते हैं। ब्राह्मणेतर मतलब ब्राह्मण साहित्य के बाद के जो उत्तर के साहित्य है, मतलब बाद के जो साहित्य है, इसमें जैन और बौद्ध साहित्य है। इसमें जैन और बौद्ध साहित्य को समाहित किया जाता है। और लौकिक साहित्य के अंतर्गत उस समय के जो क्षेत्रीय साहित्य जो लिखा गया, या फिर जो भारत के जो निवासी थे
उन निवासियों ने लिखा अपनी क्षेत्र परंपरा, अपनी खुद की एक भाषा में, उसको लौकिक साहित्य कहते हैं। जैसे कामंदक का नीति शास्त्र या फिर कालिदास के नाटक, कौटिल्य का अर्थशास्त्र आदि के बारे में। और विदेशी यात्रियों का जो विवरण, जो विदेशी यात्री प्राचीन भारत के जो में आए या फिर भारत में जो आने वाले विदेशी यात्रियों ने भारत के बारे में क्या विवरण किया, उसमें यूनानी इतिहासकार, चीनी इतिहासकार और अरबी इतिहासकारों का विवरण के बारे में बात की जाती है। अब हम यहां पर इन चीजों का विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों के अंतर्गत हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम देखते हैं ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोतों के अंतर्गत है सबसे पहले अभिलेख। अभिलेखों के जो बारे में जो जानकारी है, भारत में जो भी अभिलेख लिखे हुए हैं, मतलब शिलाओं पर या ताम्रपट्ट पर या फिर कलश या कोई भी जो अभिलेख लिखे हुए हैं, उन अभिलेखों के माध्यम से जो है प्राचीन भारत के इतिहास के, जैसे अशोक के अभिलेख लिखे हुए कि अशोक के शासन प्रशासन की जानकारी का जो उल्लेख मिलता है अशोक के अभिलेखों में मिलता है, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य या फिर खारवेल, जो भी शासक अपने अभिलेख लिखता था तो उन अभिलेखों में उनके शासन प्रशासन की जानकारी तथा उनके विजय अभियान या फिर उनके द्वारा सांस्कृतिक अभियान या उनकी जो सांस्कृतिक जानकारी का जो जानकारी मिलती है वो प्राचीन जो है अभिलेखों के माध्यम से मिलती है। तो भारत में सबसे पहले अभिलेख जो बनाए या फिर अभिलेखों की जानकारी के बारे में जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की तथा कब की? 1856 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की कि अभिलेखों को पढ़ने में या फिर अभिलेखों की जानकारी जो है उन जानकारी को प्राप्त करने के लिए अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा 1902 ईस्वी में इसका पुनर्गठन किया गया और पुनर्गठन किया गया जॉन मार्शल के द्वारा। जॉन मार्शल ने 1902 में इसका पुनर्गठन किया तथा इसके बाद जो अभिलेख है उन अभिलेखों को खुदाई का या फिर अभिलेखों के बारे में जानकारी जो है प्राप्त करने का जो साक्ष्य मिलने लगे और उनको जानकारी देने लगे। ठीक है, तो अब हम अभिलेखों में चर्चा करते हैं कि भारत के जो अभिलेख मिले वो कैसे और कहां पर और किस हिसाब से जो है प्राप्त हुए। तो इन अभिलेखों में हम जानकारी देते हैं। तो अभिलेखीय जो साक्ष्य है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अब हम अभिलेख जो है अभिलेखों का अध्ययन है पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। अभिलेखों का अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। अब भारत में आज हम बात करेंगे कि भारत में कहां कहां पर अभिलेख जो है प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुए, उन अभिलेखों में क्या जानकारी थी, उन अभिलेखों में जो संबंधित राजा या फिर संबंधित जो भी चीज थी उसकी जानकारी के बारे में हम बात करते हैं। तो अब हम अभिलेख के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो अभिलेख है भारत में, जो सबसे पहले जो अभिलेख या साक्ष्य मिलते हैं वो है बोगस कोई अभिलेख। मतलब इस बोगस कोई अभिलेख भारत में नहीं है, होने को यह है ईरान में, लेकिन इसमें भारतीय जो देवता है, वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य के बारे में जानकारी मिलती है। तथा बोगस कोई अभिलेख में जो है ये एक संधि पत्र था।
ये बोगज कोई अभिलेख क्या था? संधि पत्र था हित्ती और मित्तानी राजाओं के मध्य, हित्ती और मित्तानी राजाओं के मध्य एक संधि पत्र था बोगज कोई अभिलेख। इस अभिलेख से पहले भारत में जो सबसे ज्यादा अभिलेख मिले, तुम भी अगर कभी पढ़ा हो इतिहास में, तो भारत में सबसे ज्यादा अभिलेख या साक्ष्य जो है मिलने का प्रमाण मिलता है अशोक का। अशोक ने, क्योंकि स्तंभ लेख, लघु शिलालेख जो भी है अशोक के अभिलेख है। लेकिन उसके बारे में हम अशोक के अभिलेखों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे हमारी 5वीं या 6वीं क्लास में, मौर्य काल में, जब हम अशोक के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम बस अभिलेखों के बारे में जानकारी देख रहे हैं कि अभिलेख कहां पे और क्या मिले। इसके अलावा अभिलेख जो साक्ष्य हैं, सबसे पहला अभिलेख साक्ष्य मिलता है पिपरहवा कलश लेख। ये मतलब उत्तर प्रदेश में। इतिहासकार कहते हैं, मतलब भारतीय इतिहासकारों का मानना है कि सबसे ज्यादा अभिलेख है वो अशोक के प्राप्त हुए। लेकिन यह सबसे प्राचीन जो अभिलेख है अशोक के अभिलेख माना, जो 3री शताब्दी से ईसा पूर्व थे। लेकिन पिपरवा कलश लेख उत्तर प्रदेश अशोक के अभिलेखों से पूर्व का अभिलेख माना है। तथा बडली शिलालेख अजमेर, बडली शिलालेख अजमेर अशोक के अभिलेखों से पहले का। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख, चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख है सोहगेरा और महास्थान। कौन से? सोहगेरा और महास्थान। इन दोनों अभिलेखों में ये चंद्रगुप्त मौर्य, सीधी बात है कि अशोक जो है अशोक से पूर्ववर्ती शासक था, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। लेकिन तो चंद्रगुप्त मौर्य पूर्ववर्ती शासक था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के भी लेख जो है प्राप्त हुए सोहगेरा महास्थान, जिसमें अकाल समय अन्न भंडार के उपयोग का पता चलता है। और चंद्रगुप्त मौर्य के भी समय आपने अगर पढ़ा हो तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो समय एक अकाल पड़ा था जो है पाटलिपुत्र में, उस अकाल के कारण चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला चले गए भद्रवाहु के साथ में, और वहां पर इन्होंने जैन धर्म का जो प्रसिद्ध परंपरा जो दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित है, तो दिगंबर जैन धर्म को पालन किया तथा उसी जैन धर्म की विधि के अनुसार अपने प्राण त्याग दिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य तक अभिलेख हो गए। प्राचीन अभिलेखों के बारे में बात हो गई कि जो भारत में सबसे पहले जो प्राचीन अभिलेख मिले, तो प्राचीन अभिलेख जो साक्ष्य मिलता है कि भारत से संबंधित या कोई भी अभिलेख साक्ष्य मिलता है, वो बोगज कोई अभिलेख में मिलता है, ईरान में प्राप्त हुआ, जिसमें भारतीय देवता, वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य के बारे में जो संधि पत्र है हित्ती और मित्तानी राजाओं का। और इतिहासकार मानते हैं कि सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के माने, लेकिन अशोक से प्राचीन और अभिलेख है पिपरवा कलश लेख उत्तर प्रदेश का, बडली शिलालेख अजमेर में, और इससे अलावा अशोक के पूर्ववर्ती शासक चंद्रगुप्त मौर्य का सोहगेरा जो ताम्रपत्र लेख और महास्थान अभिलेख, जिसमें अकाल के समय पर अन्न भंडार, मतलब अकाल के समय जो परिस्थिति आ जाए उन परिस्थितियों के लिए साम्राज्य के क्या है, अन्न भंडार कैसे करना है या फिर साम्राज्य को कैसे चलाना है, प्रशासन को, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं अशोक के समय ही जो अभिलेख प्राप्त हुए, उन अभिलेखों में दारा के समय के अभिलेख है, जिसमें दारा की भारत पर, पश्चिम भारत पर विजय का उल्लेख है, जिसमें है पार्सिपोलस, नक्शे रुस्तम और बहिस्तून अभिलेख। कौन कौन से अभिलेख? पार्सिपोलस, नक्शे रुस्तम और बहिस्तून अभिलेख, जिसमें दारा के द्वारा भारत पर विजय प्राप्ति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब हम आज बात करते हैं अशोक के अभिलेख।
अशोक के जो अभिलेख है इनमें 4 भाषा, अशोक के जो अभिलेख है इनमें 4 भाषा का उपयोग हुआ है। 4 भाषा कौन कौन सी है? ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी और अरमाइक लिपि। इन अशोक के जो अभिलेख है वो 4 भाषाओं में प्राप्त हुए, तो जिनमें ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी और अरमाइकी। ब्राह्मी लिपि जो हम लिखते हैं, वर्तमान जो चलता है हम लिखते हैं, जैसे ये बोर्ड, ये बायां हाथ है तो बाएं से दाएं। खरोष्ठी लिपि है दाएं से बाएं। और यूनानी लिपि है जिसमें यूनान के से रिलेटेड है, यूनानी लिपि और अरमाइकी लिपि। ग्रीक, यूनानी और अरमाइकी 4 भाषाओं में अशोक के अभिलेख मिले। तो अशोक के जो भारत से प्राप्त हुए या ज्यादातर अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि के हैं। सहवाजगढ़ी और खरोष्ठी लिपि के अभिलेख प्राप्त हुए इसके सहवाजगढ़ी और मनसेरा। सहवाजगढ़ी और मनसेरा दोनों जगह कहां पर है? पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान में। इसके अलावा यूनानी लिपि लगमान में, कांधार के लगमान में अरमाइकी और यूनानी का द्विभाषीय लेख, द्विभाषीय लेख मिला अरमाइक में। इसमें कौन सी लिपि? अरमाइक प्लस यूनानी लिपि। और इसके अलावा सार्कोन अभिलेख यूनानी लिपि में प्राप्त हुआ। तथा अब अशोक के अभिलेखों के बारे में हम बात करते हैं। तो अशोक के अभिलेख है शिलालेख, अशोक के शिलालेख है जिनमें 14 अशोक की 14 राजआज्ञाओं का वर्णन है। चौदह राजआज्ञाओं तथा 7 स्थानों पर प्राप्त हुए। अशोक के पृथक शिलालेख है जो है धौली और जोगढ़, धौली और जोगढ़ शिलालेख। इसके अलावा अशोक का जो नाम मिलता है मास्की, गुर्जरा, निट्टूर और उदयगोलम। उदयगोलम में अशोक नाम का, दोस्तों इसमें पता चलता है कि अशोक के नाम जो है कि सम्राट अशोक का नाम कैसे अशोक था। जैसे किसी में देवनाम प्रियदर्शी अशोक है या कहीं और नाम मिलता है, लेकिन मास्की, गुर्जरा, निट्टूर और उदयगोलम अभिलेख से जानकारी मिलती है कि अशोक का नाम अशोक था। इसके अलावा अशोक के जो 14 जो शिलालेख है, 14 राजआज्ञा है, 7 स्थानों पर प्राप्त हुए। ठीक है। इसके अलावा अशोक के लघु शिलालेख भी प्राप्त हुए। लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, जैसे सांची, भारूत, स्तंभ मतलब पत्थर को खड़ा करके उस पत्थर पर लेख लिखे गए आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब हम भारत के अन्य स्थानों पर मिले हुए अभिलेखों के बारे में जानकारी देते हैं। तो भारत के जो अभिलेख है, सबसे पहले जो भारत में संस्कृत भाषा का जो अभिलेख प्राप्त हुआ है, तो संस्कृत भाषा का अभिलेख है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख।
रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसके अलावा हम बात करते हैं विदिशा से भागवत धर्म। भारत में जो प्राचीन काल में भागवत धर्म, जिसमें भगवान विष्णु के अवतार या भगवान विष्णु के बारे में जानकारी मिलती है, तो भागवत धर्म ये राजकीय अभिलेख भी है, प्राचीन राजकीय अभिलेख जो है हेलियोडोरस का, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। बेसनगर अभिलेख है, ये पड़ता है विदिशा एमपी में, विदिशा मध्य प्रदेश। संस्कृत भाषा का अभिलेख हो गया रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो पड़ता है गुजरात में। इसके अलावा उदयगिरी अभिलेख है कलिंग राजा खारवेल, कलिंग राजा खारवेल का जूनागढ़ अभिलेख है जो पड़ता है उड़ीसा में। प्रयाग प्रशस्ति लेख, प्रयाग प्रशस्ति लेख है जो प्रयाग में अभिलेख है, अशोक का भी प्राप्त हुआ है, लेकिन प्रयाग प्रशस्ति लेख है जो प्राप्त हुआ है समुद्रगुप्त का, समुद्रगुप्त का प्रयाग यूपी में। इसके अलावा मेहरौली, मेहरौली स्तंभ जो है दिल्ली में है, जो मेहरौली स्तंभ के बारे में कहा जाता है दिल्ली में है, तो मेहरौली स्तंभ के बारे में कहा जाता है कि मेहरौली स्तंभ जो है लोहे का बना हुआ है, जिसपे आज तक हजारों ईसा पूर्व, जो जैसे लगभग 323 में, मतलब 1700 साल ईस्वी हो गई, मतलब 1700 साल तक भी उस लोहे के स्तंभ पर अभी तक जंग नहीं लगा। वो भी कलाकारी का एक अद्भुत नमूना है। तो ये है चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली अभिलेख कहाँ है? दिल्ली में। इसके अलावा हम और अभिलेखों की बात करते हैं। दोस्तों हमने बात करी अभी जो भारत के जो अभिलेखों के बारे में, तो संस्कृत का अभिलेख है जो प्राप्त हुआ रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में। इसमें जो उस समय की जो झील थी उस झील का भी वर्णन है, पुरुषगुप्त द्वारा जिस झील का निर्माण करवाया गया। भागवत धर्म का जो अभिलेख है, भागवत धर्म के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वह अभिलेख है, राजकीय अभिलेख माना गया। और हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख है जो विदिशा मध्य प्रदेश में पड़ता है। उदयगिरी शिलालेख जो है कलिंग राजा खारवेल के उड़ीसा में है। प्रयाग प्रशस्ति लेख है जिसका जो समुद्रगुप्त का भी, जो अशोक का भी प्राप्त हुआ है लेकिन समुद्रगुप्त का भी है, वह उत्तर प्रदेश में। मेहरौली लेख जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का दिल्ली में। जूनागढ़ और भीतरी, जूनागढ़ शिलालेख और भीतरी शिलालेख, जूनागढ़ शिलालेख है जो है स्कंदगुप्त का, स्कंदगुप्त, और भीतरी शिलालेख है स्कंदगुप्त का। जूनागढ़ शिलालेख में जानकारी प्राप्त होती है कि स्कंदगुप्त द्वारा सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण जो है, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया गया था।
तथा बिलसड लेख प्राप्त होता है कुमारगुप्त का। एरण अभिलेख यह है भानुगुप्त का, जिसमें जानकारी प्राप्त होती है कि भारत में सर्वप्रथम सती प्रथा, सती इसमें ज्ञात होता है कि भारत में सर्वप्रथम सती प्रथा के बारे में जो मिलता है कि भानुगुप्त के जो है सेनापति की पत्नी ने अपने आप का जो है सती बनाया था। तो सती प्रथा के बारे में भी अगर भारत जो जानकारी प्राप्त होती है एरण अभिलेख में। जूनागढ़ शिलालेख है स्कंदगुप्त का, जिसमें सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है। भीतरी शिलालेख है स्कंदगुप्त का। बिलसड लेख है कुमारगुप्त का। एरण अभिलेख भानुगुप्त का, जिसमें सती प्रथा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और है नासिक शिलालेख, सातवान शासकों का, सातवान शासक नानाघाट, सातवान शासकों का। दोस्तों हम बात कर रहे हैं शिलालेखों की, तो जो शिलालेख है जूनागढ़ शिलालेख है स्कंदगुप्त का, जिसमें सुदर्शन झील के जो पुनर्निर्माण भीतरी शिलालेख स्कंदगुप्त का ही है। और बिलसड लेख कुमारगुप्त का। एरण अभिलेख भानुगुप्त का, जिसमें ये इंपॉर्टेंट है सती प्रथा का जो है प्राचीन भारत में जो पहला जो साक्ष्य मिलता है सती प्रथा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नासिक शिलालेख सातवान शासकों के। नानाघाट शिलालेख है जो सातवान शासकों के। तथा अब हम बात करते हैं शिलालेखों के पश्चात, अब हम बात करते हैं प्राचीन भारत में जो सिक्के अभिलेखों के पश्चात हम बात करेंगे अब सिक्के। सिक्कों का जो अध्ययन होता है उसको न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। प्राचीन भारत में जो सिक्के हैं उन सिक्कों को क्या कहा जाता था? आहत मुद्रा। क्या कहा जाता था? आहत मुद्रा। इस आहत मुद्रा के बारे में सर पहले जो है जानकारी दी जेम्स प्रिंसेप ने, जिसको अशोक के अभिलेख भी प्राप्त जो पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त है कि अशोक के अभिलेख पढ़ने का जो है किसने पढ़े? जेम्स प्रिंसेप ने। तो आहत मुद्रा को जो है जेम्स प्रिंसेप ने। इसके अलावा जो सिक्कों का विस्तृत विवरण किया वो रेप्सन महोदय ने। रेप्सन महोदय ने सिक्कों का विवरण किया। तो प्राचीन भारत के जो सिक्के हैं आहत मुद्रा कहा जाता था। इनको जो रेप्सन ने बताया तो आहत सिक्के हैं इनको पंचमार्क। क्या कहा? प्रारंभिक सिक्कों को पंचमार्क, पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। अब हम प्राचीन भारत के जो सिक्कों का एक अध्ययन करेंगे, प्राचीन भारत के हम सिक्कों के बारे में जानकारी देंगे। तो प्राचीन भारत में जो है शासनकाल है, जैसे प्राचीन भारत के जो विस्तृत शासनकाल है वो जानकारी प्राप्त होती है मौर्य काल। मौर्य काल में जो है सिक्के हैं मौर्य काल। तो प्राचीन भारत में जो सिक्के थे मौर्य काल में कैसे थे? उन सिक्कों को क्या कहा जाता था? आहत सिक्के। आहत सिक्के। और इससे मौर्य काल से पूर्व जो सिक्के थे, मौर्य काल से जे प्रारंभिक जो सिक्के हैं उनको तो पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। प्रारंभिक सिक्के पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। प्रारंभिक सिक्कों को मौर्य काल में सिक्कों को आहत कहा जाता था, जहां पर निष्क, कारसापण, कांकणी,
आदि कुछ सिक्कों के नाम भी मौर्य काल में मिलते हैं। भारत में जो मौर्य काल के बाद में जो उत्तर मौर्य काल के बाद में जो उत्तर मौर्य काल शासन आता है, तो उत्तर मौर्य काल शासन में जो है सातवां शासक, मतलब मौर्य काल के बाद के शासक, तो बाद के शासकों में है सातवां शासकों का जो सिक्कों का इतिहास मिलता है। सातवां शासकों ने मतलब विश्व स्तर पर सोने की कमी या फिर चांदी की कमी या कुछ भी कोई परिस्थिति रही होगी, सातवां शासकों ने सीसा, पोटीन, टिन, तांबा और कांसे के सिक्के चलाए। भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्के जारी करने का श्रेय लेख युक्त स्वर्ण सिक्के, लेख युक्त स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय जो है कुषाण शासक, लेख युक्त सिक्के जारी करने का श्रेय, स्वर्ण सिक्के नहीं है, लेख युक्त सिक्के जारी करने का श्रेय है इंडो यूनानी शासक, जिसमें शक, पहलव, कुषाण आदि शासकों को शामिल किया जाता है। तो भारत में जो सिक्कों के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रारंभिक जो सिक्के हैं भारत के, उनको पंचमार सिक्के कहा जाता था। मौर्य काल में आहत सिक्के, जिनके नाम निष्क, कारसापण, कांकड़ी। उत्तर मौर्य काल में जो शासन किया सातवानों ने सीसा, पोटीन, टिन, तांबा, कांसे और लेख युक्त सिक्के जारी करने का श्रेय इंडो यूनानी शासकों को दिया जाता है। अब भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय, अब हम बात करते हैं भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जो है, स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाण शासक, किसको? बिम कडफिसस को दिया जाता है। इसके पश्चात भारत में सर्वप्रथम जो है, सर्वप्रथम चांदी के सिक्के, मतलब एक प्राचीन काल में जो इतिहासकारों ने परिकल्पना की है कि चांदी के सिक्के मौर्य काल में भी मिले या स्वर्ण सिक्के मिले, लेकिन सर्वप्रथम भारत में चांदी के सिक्के जो जारी करने का श्रेय है वो है गुप्त शासकों को, गुप्त शासकों को दिया जाता है। गुप्त शासकों में भी सबसे ज्यादा चांदी के सिक्के, सर्वाधिक चांदी के सिक्के हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के, जिसमें बयाना और रेड टॉक में सिक्कों की एक बड़ी खेप मिली। सिक्कों के माध्यम से जो है स्थिति, जैसे वीणा वादन सिक्के हैं, वीणा वादन या फिर व्याघ्र प्रकार के सिक्के, ये पूरे कहां? गुप्त काल में प्राप्त हुए। सिक्कों के माध्यम से राजा की जो है स्थिति या फिर राजा की रुचि, जैसे वीणावादन सिक्का है समुद्रगुप्त को, या फिर व्याघ्र सिक्के है चंद्रगुप्त द्वितीय के, तो इनमें जैसे व्याघ्र मतलब शेर के बराबर पराक्रमी या फिर परम विक्रम, सिक्कों में इनकी उपाधि, सिक्कों में दी जाती थी राजाओं की उपाधि, इनके धर्म, शासन की जानकारी प्राप्त होती थी। सिक्कों के बाद में भारत में जो है अन्य अध्ययन जो है ऐतिहासिक स्रोतों में स्मारक, भवन आदि के माध्यम से किया जाता है।